नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। चलिए आज हम लोग हिंदी के इस दूसरे क्लास में आज कुछ प्रश्नों को हल करेंगे हिंदी से संबंधित। तो ये हिंदी का प्रश्न जो है सुपर टेट के लिए विशेष रूप से बनाया गया है और जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन प्रश्नों को देखते हैं और संबंधित प्रश्न जो इससे हो सकते हैं उस पर भी विचार करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 52 और चौथा ऑप्शन है 53। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में या हिंदी देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो 52 कैसे होती है? जैसे हमारे स्वरों की संख्या 11 है, इसके बाद अंक और आ हमारे 2 अयोगवा हैं, अयोगवा 2 हैं। इसके बाद वर्गों के जो व्यंजन हैं 5 वर्ग बनाया गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और पांचों वर्ग में 5 व्यंजन को रखा गया है, तो उनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन हमारे या, रा, ला, वा, इनकी संख्या है 4। इसके बाद ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4। सा, षष्ठी सा, छोटा सा हा। और इसके बाद द्विगुण व्यंजन की संख्या है 2। डा और ढा हमारे द्विगुण व्यंजन है। इसके बाद द्विगुण व्यंजन के बाद हम संयुक्त व्यंजन देखते हैं तो उनकी संख्या है 4। सा जो संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञा और स्रा, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक, तो अब टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। अगर इनको जोड़ लिया जाए तो टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक, तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। ठीक, चलिए अब आते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है देवनागरी लिपि। अब पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुआ है देवनागरी लिपि। ठीक, चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है, भाषाओं के क्रमिक विकास का सही रूप क्या है? भाषाओं का जो क्रमिक विकास का सही रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। दूसरा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तीसरा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो कल इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भाषाओं का क्रमिक विकास बताया गया था। तो भाषाओं का अगर क्रमिक विकास देखें तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है, उसके बाद लौकिक संस्कृत आती है, फिर उसके बाद पाली आता है, फिर उसके बाद प्राकृत आता है, फिर उसके बाद अपभ्रंश आता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होगा, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ठीक, तो ऑप्शन बी। चलिए इससे संबंधित प्रश्न क्या है? जैसे अगर कहा गया कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू एक कवि हैं और इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, निम्न में कंठ व्यंजन कौन से हैं? कंठ व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नंबर ए दिया है खा, चा, टा, फा। तो कंठ व्यंजन जो हमारे व्यंजन का वर्ग के होते हैं वो हमारे कंठ व्यंजन कहलाते हैं। तो क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 वर्ण जो है वो कंठ वर्ण कहलाते हैं। तो इनमें कौन सा है? ख हमारा कंठ वर्ण है। तो
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 का वर्ग बनाया गया है। कंठ, ता वर्ग को तालु, टा वर्ग को मूर्धा, ता वर्ग को दंत और पा वर्ग को ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। जैसे चा वर्ग के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, इया, ये 5 वर्ण आएंगे और इन पांचों में अगर पूछा जा रहा है ये कौन से व्यंजन वर्ण हैं तो तालु वर्ण कहलाएंगे। जैसे चा हमारा तालु वर्ण है, टा हमारा मूर्धा वर्ण है और फा हमारा ओष्ठ वर्ण है। पा, फा, बा, भ, मा ये हमारे ओष्ठ वर्ण की श्रेणी में आएंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला कहा जा रहा है कि घोष वर्ण कौन सा है। घोष और सघोष, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने घोष और अघोष भी पढ़ा था। घोष अघोष कैसे पहचानेंगे? वर्गों का जो व्यंजन होता है, वर्गों का जो व्यंजन होता है, जो 5 वर्ग बनाए गए हैं उनके प्रथम 2 अर्थात जैसे का वर्ग में का, खा, चा वर्ग में चा, छा, जा वर्ग का, चा, टा वर्ग में टा, ठा, प्रथम 2 व्यंजन जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं अघोष व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अघोष। बाकी 3 व्यंजन जैसे ग, घ, अंगा, जा, झ, इया, ढ, अड़, बाकी 3 हमारे घोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, जो 5 वर्ग बना हुआ है उन 5 वर्ग का प्रथम 2 व्यंजन जो होता है वो हमारे अघोष कहलाते हैं, बाकी तीनों व्यंजन हमारे घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ घोष वर्ण पूछा जा रहा है, इसलिए देखते हैं। तो का हमारा अघोष है, खा हमारा अघोष है, चा हमारा क्या है? अघोष है, झा हमारा घोष व्यंजन है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है खा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गा, तीसरा ऑप्शन घा और कोई नहीं, कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं अल्प प्राण महाप्राण कैसे पहचानते हैं। कल वाले इसके पहले वाले वीडियो में हमने अल्प प्राण और महाप्राण को पहचानना बताया था। तो वर्गों का जो वर्ग है 5 का, चा, टा, ता और पा, ये जो 5 वर्ग हैं इनसे हम कैसे पहचानते हैं? तो जो सबसे पहले जैसे शुरू होता है हमारा अल्पप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, ये 5 हो गए। तो अल्पप्राण से शुरू कीजिए, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ए जैसे अल्पप्राण शुरू कीजिए, अल्पप्राण फिर महाप्राण फिर अल्पप्राण फिर महाप्राण फिर अल्पप्राण, अर्थात अल्प प्राण से शुरू कीजिए और अल्प प्राण के बाद महाप्राण फिर अल्पप्राण फिर महाप्राण फिर अल्पप्राण। तो यहाँ देखिए च, छ, ज, झ, इया, ठ, ड, ढ, अड़, थ, द, ध, न, म। ठीक, अब यहाँ कहा जा रहा है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। पहला देखते हैं खा, खा हमारा किसमें है? महाप्राण, तो ये तो होगा नहीं। गा, गा हमारा किसमें है? अल्प प्राण, तो हमारा गा अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। घा देखते हैं तो घा किसमें है? महाप्राण में है, तो ये होगा नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 14 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 20 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 24 मार्च और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की सर्वसम्मति से 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की गई थी। इस कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब बात आती है कि संविधान के किस धारा में और किस भाग में हिंदी के विषय में जिक्र है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो अध्याय 17
अध्याय 17 संविधान के अध्याय 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक हिंदी के विषय में वर्णन किया गया है। ठीक, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में हिंदी का वर्णन किया गया, तो अध्याय 17 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किया गया। चलिए, पहला है 7 जून 1954, दूसरा है 7 जून 1955, तीसरा ऑप्शन है 8 जून 1955 और चौथा ऑप्शन है 10 जून 1955। तो इसका जो सही विकल्प होगा 7 जून 1955। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे बी.जी. खेर। कौन थे? बी.जी. खेर, बाल गंगाधर खेर थे इसके पहले अध्यक्ष। और 20 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। तो हिंदी राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को बी.जी. खेर की अध्यक्षता में बनाई गई। तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी उड़िया भाषा किस अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है? अब पूछा जा रहा है कि बिहारी उड़िया भाषा किस अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है। तो कल हम लोगों ने अपभ्रंश पढ़ा था। ठीक, यहाँ देखिए, वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक, तो अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप विकसित हुआ था और क्षेत्रीय रूप से क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ था। तो पहला ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश, दूसरा है मागधी अपभ्रंश, तीसरा है खस अपभ्रंश और चौथा है ब्राह्मण अपभ्रंश। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई थी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया और असमिया भाषा का विकास हुआ था। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ था और ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ था। तो प्रश्न है, बिहारी उड़िया किस अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है? तो मागधी अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप होता है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। तो ये प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये आप इनको नोट कर लीजिए और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।